नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 12वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल अभी भी उपन्यास पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है और इससे संबंधित जो पहले पार्ट्स हैं 10-11 भाग हैं वो आपको इसी की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक रहेगा और ब्लॉग में जाकर के आप इस उपन्यास का सारांश और इसके सारे पार्ट्स पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का 12वां अध्याय। कई महीनों के तक काम करने के बाद पहले महीने की तनख्वाह पाते ही हजारी ने घर जाने की छुट्टी मांगी। बहुत दिनों से घर जाना नहीं हो सका। टेम्पी को कितने ही दिनों से नहीं देखा। दुकान के मालिक ने छुट्टी भी दे दी। गोपाल नगर स्टेशन से गाड़ी पर चढ़कर घर पहुंचने में रेल का भाड़ा लगभग 3 आने लगता है। बेकार 3 आने पैसे खर्च करने से कोई फायदा तो है नहीं। पैदल रास्ते से हजारी का गांव कुल 7-8 कोस है। पैदल जाना ही ठीक होगा। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। टेम्पी ने दौड़ते हुए आकर कहा, बाबा आओ आओ, अभी कहाँ से आ रहे हो? उसके बाद अंदर से पंखा लेकर वह हवा झलने लगी। हजारी को लगा टेम्पी के हाथ के पंखे की हवा से उसका सारा देह शीतल हो गया। टेम्पी के लिए खटने में सुख है। रानाघाट के होटल में जितना कष्ट, जितना दुख था, वह सब उसने टेम्पी के लिए ही तो सहा है और आगे भी सहेगा। अगर बंशीधर ठाकुर के भांजे उस लड़के के साथ, अब रहने भी दो। टेम्पी ने कहा, बाबा अत्सी दी एक दिन तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मेरे बारे में? हरिचरण बाबू की बेटी? हाँ बाबा, कह रही थी कि बहुत दिनों से आई नहीं, चलो ना आज उसके यहाँ चाय पीना, मशीन का गाना सुनना। इसी समय टेम्पी की माँ घाट से नहाकर घर लौटी। हंसती हुई बोली, कब आए? अरे अभी कुछ जरा देर हुई। सब ठीक है ना? रुपए मिल गए थे? हाँ हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, उनके घर का सतीश कह रहा था कि रुपए रानाघाट से नहीं भेजे। इस बीच तुम कहीं गए थे क्या? हाँ, अब रानाघाट में नौकरी नहीं करता, आजकल गोपाल नगर में हूँ। बहुत अच्छी जगह है, समझी। तेली का घर है, इसलिए ब्राह्मण समझकर मुझ पर बहुत श्रद्धा भक्ति है। खाना पीना अच्छा मिलता है। कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। सवेरे शाम बढ़िया जलपान मिलता है। अच्छा, जलपान में क्या देते हैं बाबा? टेम्पी ने पूछा। किसी दिन मुरमुरा, किसी दिन नारियल, किसी दिन हलवा। टेम्पी की माँ ने कहा, बैठो जरा सुस्ता लो, चाय नहीं है, नहीं तो बना देती। टेम्पी, जा तो बेटी, सतीश के घर चाय है, जरा सी मांग ला। टेम्पी, इसकी क्या ज़रूरत है माँ? मैं बाबा को अत्सी दी के यहाँ क्यों ना ले जाऊँ? वहाँ चाय भी मिल जाएगी और जलपान भी। टेम्पी ने 2-2 बार अत्सी के घर जाने की बात कही थी, लिहाजा हजारी बेटी की राय से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। टेम्पी की इच्छा उसके लिए बहुतों की आज्ञा से बढ़कर है। हरिचरण बाबू बैठक खाने में बैठे थे। हजारी को उन्होंने आदर से कुर्सी पर बैठाया। आओ आओ हजारी, कब आए? अरे टेम्पी, जरा अपनी अत्सी दी से तो कह दे कि हम लोगों के लिए चाय भिजवा दे, अभी मैंने भी चाय नहीं पी। अच्छे हैं बाबू? हाँ, तुम मज़े में थे ना? तुम्हारे अपने होटल का क्या हुआ? रानाघाट में हो ना? हजारी ने संक्षेप में रानाघाट की नौकरी छूटने से लेकर गोपाल नगर में फिर नौकरी मिलने तक की बात बताई। थोड़ी देर बाद अत्सी और टेम्पी ने कमरे में आकर उन लोगों के सामने गोल टेबल पर चाय और नाश्ता रखा। नाश्ता सिर्फ एक प्लेट में था। हजारी के लिए हरिचरण बाबू इस समय कुछ नहीं खाएंगे। हजारी ने कहा, बाबू आपका नाश्ता तुम खाओ, इस समय मुझे खाने से अमल हो जाता है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। हजारी ने सोचा, इतने बड़े घर के आदमी हैं, घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन खाने पर अमल हो जाएगा इसलिए खा नहीं सकते। कैसी बदकिस्मती है। 46 की उम्र में जाने क्या होता है, अम्ल किसको कहते हैं यह तो उसे मालूम भी नहीं। भूत की तरह खटने पर अमल टमल का पता ही नहीं चलता। दुख की बात तो यह है कि खाना ही नहीं जुटता। अत्सी बहुत बड़े प्लेट में नाश्ता ले आई थी। घी में भुना हुआ चिड़वा, नारियल का खुरचन, घर में बनी 2 गरम कचौड़ियाँ और थोड़ा सा हलवा। बड़ी प्याली में 1 प्याली चाय। अत्सी जानती है कि टेम्पी के बाबा उसके पिता की तरह अल्पाहारी नहीं हैं। वे खा सकते हैं और खाना पसंद करते हैं। उन लोगों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा टेम्पी के बाबा को अच्छी तरह खिलाना होगा। हरिचरण बाबू ने कहा, अपने हजारी काका को प्रणाम किया अत्सी? हजारी परेशान और संकुचित हो गया। अत्सी ने जब उसके पाँव की धूल लेकर प्रणाम किया तो भुना हुआ चिवड़ा चबाते चबाते उसने क्या कहा
यह ठीक तौर से समझ में नहीं आया। अत्सी लेकिन वहाँ से गई नहीं। वह हजारी के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे अच्छी तरह से देख रही थी। टेम्पी ने कहा कि बाबा उसके बहुत अच्छे रसोइयाँ हैं। अत्सी के कौतूहल का यही कारण है। हरिचरण बाबू ने पूछा, इस बार कब तक रहोगे? जी परसों जाऊंगा, दूसरे की नौकरी है, रुकने से तो काम नहीं चलेगा। और तुम्हारे होटल खोलने की बात क्या हुई? अभी तक रुपयों का नहीं जुटा पाया बाबू। इंतजाम ना कर सकने पर आप तो जानते ही हैं। अभी तुम्हारी इच्छा है? इच्छा तो बहुत है, जाड़ों तक कुछ होगा तो कर डालूंगा। अत्सी ने पूछा, काका गाना सुनेंगे? हरिचरण बाबू ने परेशान होकर कहा, हाँ हाँ, मैं तो एकदम ही भूल गया। सुनो ना हजारी, बहुत से नए रिकॉर्ड लाया हूँ, ले आओ तो अत्सी सुना दो अपने हजारी काका को। हजारी ने सोचा, यही लोग अच्छे हैं, इन्हें उसकी तरह मेहनत मशक्क़त करके नहीं खाना पड़ता, सिर्फ गाना और खाना पीना। शाम हो गई। दूसरे दिनों में उसे इस समय चूल्हा सुलगाकर धुएं के बीच छोटे से रसोई घर में बैठकर मालकिन के कहने के मुताबिक तरकारी काटनी होती है। 12 महीने यही उसका काम है। घर के अंदर से 12 महीने कैद रहना पड़ता है, इसलिए राह में निकलने पर खुशी होती है। और आज आज उसे खुशी हो रही है। ऐसा बढ़िया सजाया हुआ बैठक खाना, बड़ा आईना, बेत की कुर्सी और उस पर बैठा हुआ वह चाय पी रहा है। पास ही में है टेम्पी और टेम्पी की सहेली किशोरी लड़की मशीन का गाना। ऐसा लगता है जैसे सब सपना है। कितने ही दिनों से कुसुम से भेंट नहीं हुई थी। उनको राना घाट छोड़े हुए आज लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया। इन 4 महीनों में उसने कुसुम को नहीं देखा। टेम्पी बेटी है और कुसुम भी, और नया पाड़ा की वह बहू, वह भी तो दूसरी बेटी है। आज मशीन के गाने की मीठी आवाज़ में भावुकता के कारण सभी के प्रति उसका मन प्रेम और सहानुभूति से भर गया। बहुत देर तक मशीन का गाना होता रहा। बीच में हरिचरण बाबू किसी काम से घर के अंदर चले गए। तब सिर्फ अत्सी और टेम्पी रह गई थी। पिता के सामने शायद अत्सी को कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हरिचरण बाबू जब घर के अंदर चले गए तो उसने हजारी से कहा, काका बाबू आप मुझे खाना बनाना सिखाए देंगे? हजारी ने परेशान होकर कहा, सिखाऊंगा क्यों नहीं बेटी, सिखाऊंगा क्यों नहीं बेटी, लेकिन खाना बनाना तो तुम जानती ही हो। क्या क्या बना सकती हो बताओ तो। अत्सी अक्लमंद लड़की है। वह समझ गई कि जिसके साथ बात कर रही है वह रांधने का एक उस्ताद कारीगर है। संगीत की तरुण छात्रा जैसे संकोच के साथ अपने यशस्वी संगीत शिक्षक के साथ राग रागिनियों के बारे में बात करती है, उसी संकोच के साथ उसने कहा, जानती तो सब हूँ, शुक्तो, चच्चड़ी, दाल, मछली का झोल। माँ तो रसोई घर में ज़्यादा जा नहीं पाती, उनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मुझे ही सब करना पड़ता है। टेम्पी कह रही थी कि आप निरामिष खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, मुझे भी सिखा देंगे काका बाबू? टेम्पी शायद यही सब कहती रहती है तुमसे, पगली लड़की कहीं की, उसकी बात जाने दो। नहीं काका बाबू, मैंने और जगहों में भी आपके रांधने की तारीफ सुनी है, सभी तो कहते हैं। फिर मैं चलती हुई सी बोली, मुझे सिखाना ही पड़ेगा काका बाबू, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं टेम्पी से अक्सर पूछा करती हूँ कि आप कब आएंगे, मैं इसका पता लगाती रहती हूँ। उसने कहा, नहीं आपसे नहीं काका बाबू, आप मुझे सिखाइए। अच्छा खाना बनाना सीखने का मुझे बड़ा शौक है। हजारी ने कहा, अच्छा खाना बनाने का तरीका एक दिन में नहीं सीखा जा सकता बेटी, जवानी कह देने से भी कोई बात नहीं बनती। कम से कम 2-3 महीने लगातार मुझे तुम्हारे पीछे लगा रहना पड़ेगा, हाथ पकड़कर बतलाना पड़ेगा, तुम रांधोगी और मैं पास खड़ा होकर तुम्हारी गलतियां सुधारूंगा। ऐसा ना होने से सिखाया नहीं जा सकता। तुम मेरी टेम्पी की तरह हो, झूठी बात कहकर मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। तुम बच्ची हो, सीखना चाहती हो और सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किस तरह तुम मुझे समय मिलेगा तुम्हें सिखाऊं बेटी? प्रशंसा भरी आंखों से हजारी की ओर देखती हुई अत्सी उसकी बातें सुन रही थी, विशेष उत्साह उस्ताद की बात। वजनदार बातें, बेकार की झूठी बातें नहीं, अनजान अनाड़ी की बातें भी नहीं। उनकी नज़र में हजारी गरीब रसोइया ब्राह्मण बाप नहीं है। जो रोजगार उसने अपनाया है उसका एक जानकार उस्ताद, पक्का कारीगर है। हजारी के प्रति उसका मन आदर से भर उठा। अगले दिन हजारी सोकर उठने के बाद तंबाकू गुड़गुड़ा रहा था। तभी अचानक अत्सी को अपने घर में घुसते देखकर वह बड़े अचरज में पड़ गया। अत्सी बड़े आदमी की बेटी है, बेवक्त वह क्या सोचकर उसके जैसे गरीब के घर आई है। टेम्पी घर पर नहीं थी कि माँ भी अत्सी को देखकर बड़े अचरज में पड़ गई थी। उसने दौड़कर अपनी अकल के मुताबिक जमींदार की बेटी का स्वागत किया। अत्सी ने कहा, काकी काका बाबू घर पर नहीं है शायद? हैं बेटी, उधर उस कोने के चबूतरे पर बैठे तंबाकू पी रहे हैं। और टेम्पी कहाँ है?
वह सदुगोप के घर मूली का बीज लेने गई है, आती होगी। बैठो, ठहरो, मैं आसन बिछा दूं। अत्सी टेम्पी की माँ के हाथ से बड़ी तेजी से और बड़े सुंदर ढंग से अपना आसन लेकर विचित्र हंसी हंसती हुई बोली, आसन रहने दीजिए काकी, मैं बड़ी आई, गुरु ठाकुर ना के मेरे लिए यत्नपूर्वक आसन बिछाएंगे। इस हंसी और इस ढब से सुंदर लड़की अत्सी जाने कितनी सुंदर दिख पड़ी। टेम्पी की माँ मुग्ध दृष्टि से अत्सी की ओर देखती रह गई। इसी बीच हजारी ने वहां आकर कहा, सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ लक्ष्मी बेटी? अत्सी ने हजारी के पास जाकर कहा, आपसे एक बात करनी है। क्या बात है बेटी? उधर चलिए, जरा अलग चलकर कहूँगी। हजारी समझ ही नहीं पाया अत्सी इतने सवेरे कौन सी गुप्त बात करने उसे एकांत में कहने आई है। चबूतरे की ओतली तले बैठकर उसने पूछा, क्या बात है बेटी? काका बाबू, अगर आप किसी से ना कहे तो कहूँ? हजारी अचरज में पड़कर बोला, नहीं नहीं कहूँगा, तुम कहो। आपने होटल खोलने के लिए बाबा से रुपए मांगे थे? हाँ, लेकिन वह तो इस बार नहीं, पहले कहा था। यह तुमसे किसने कहा? यह मैं नहीं बतलाऊंगी, मैं आपको रुपए दूंगी, आप होटल खोलिए। रुपए? रुपए तुम कहाँ पाओगी? अत्सी ने हंसकर कहा, मेरे पास हैं, मैं 200 रुपये दे सकती हूँ। मैंने धीरे धीरे इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं छिपा कर दूंगी। बाबा यह बात ना जानने पाए और कोई भी ना जान सके। हजारी की आंखों में आंसू भर आए। अब तक 3 लड़कियां उसके जीवन में आ चुकी हैं, जिन्होंने पूरे निस्वार्थ भाव से उसे उसकी ऊंची आशा की ओर आगे बढ़ाना चाहा। तीनों ही एक जैसी सरल है, तीनों ही उसकी सगी अपनी नहीं है। लेकिन अत्सी जमींदार के घर की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की है। उसके मन में जो इतना खिंचाव पैदा हुआ, यह अचरज की बात है। हजारी, लेकिन तुमने यह बात सुनी कहाँ बेटी? यह तो बताना होगा। यह ना बताऊंगी, पहले ही कह चुकी हूँ। तब फिर मैं रुपए नहीं लूँगा। पहले बताओ किसने कहा? अच्छा, नाम बताने पर आप उसे कुछ ना कहेंगे? किससे क्या नहीं कहूँगा, यह तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इसमें कहने सुनने की क्या बात है? अच्छा, मैं नहीं कहूँगा, बताओ तुम। टेम्पी ने कहा था बाबा की इच्छा है होटल खोले। मेरे बाबा से कर्ज के तौर पर रुपए मांगे थे, लेकिन बाबा रुपए नहीं दे सके। उनसे कहना न कहना दोनों बराबर है। मैंने सोचा मेरे पास तो रुपए हैं, मैं काका बाबू को दे दूं। उनका भला मेरे पास क्या होगा? मेरे पास तो यूं ही पड़े हैं। आपका होटल निश्चय ही बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आप बड़े आदमी हो जाएंगे। मैं टेम्पी को बहुत चाहती हूँ। उसके मन में अगर खुशी हो तो मुझे तृप्ति होगी। रुपयों को संदूक में रखे रहना क्या होगा? बेटी, तुम्हारे बाबा को बताए बिना मैं तुमसे रुपए नहीं ले सकता। अत्सी बहुत उदास हो गई। हजारी के साथ उसने बहुत देर तक बचकानी बहस की कि बाबा को बताए बिना रुपए लेने में क्या बुराई है। अंत में उसने कहा, ये रुपए मैं टेम्पी क्यों देती हूँ? तुम उसे भी नहीं दे सकती बेटा, तुम अभी बच्ची हो, रुपए देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, जरा सोच कर देखो। अच्छा, तो मुनाफे में से मुझे ही हिस्सा दे दीजिएगा। हजारी को हंसी आ गई। कुसुम, ग्वाला घर की वह बहू, अत्सी सभी एक ही बात कहती हैं। सभी के सभी महाजन बनकर रोजगार में रुपए लगाना चाहती हैं। मजे की बात है। नहीं बेटी, यह नहीं हो सकता। तुम बड़ी हो, ससुराल जाओ, आशीर्वाद देता हूँ। राजरानी हो तुम, अपने इस काका बाबू को जो जी चाहे दे देना। हजारी का मन हुआ कि टेम्पी को बुलाकर डांट दे। ये सब बातें उसने अत्सी से क्यों कही, लेकिन अत्सी को उसने जबान दे दी। इसके बारे में टेम्पी को कुछ कहने पर वह अत्सी के कानों तक जा पहुंचेगी, इसलिए वह चुप रह गया। अत्सी दुखी होकर चली गई। उस दिन ग्वालापाड़ा में घूमने जाकर कुसुम के बाप के घर सुना कि रानाघाट में कुसुम बहुत बीमार पड़ गई है। इस बार वह किसी तरह संभल गई। उसने कुछ पूछा नहीं। बातों ही बातों में कुसुम के काका घनश्याम घोष ने कहा था, बीच में 15 दिनों तक रानाघाट में था दादा ठाकुर। छेने का काम इसी महीने में बड़ा मंदा रहा। हजारी ने पूछा, 15 दिनों तक क्यों अचानक इस समय? इसके बाद घनश्याम ने ही कुसुम की बात कही। हजारी के मन में बार बार यह उठने लगा कि कितने ही दिनों कुसुम से भेंट नहीं हुई। एक बार उससे मुलाकात करने जाऊं तो कैसा रहे। उसकी बीमारी की खबर सुनकर मन चंचल हो गया। जीवन में उस एक ही लड़की पर उसको असीम स्नेह और श्रद्धा है। उसकी इच्छा हुई कि वह कुसुम के बारे में घनश्याम से और बहुत कुछ पूछे, लेकिन वैसा नहीं किया जा सकता। मन के आकुल आग्रह को मन में ही दबाकर उसने उदासीन भाव से सिर्फ इतना ही पूछा, अब वह कैसी है? अब आपके माँ बाप के आशीर्वाद से अच्छी हो गई, लेकिन घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। दूध दही बेचकर जो गुजर होती है, आज कई महीने से चारपाई पकड़े हुए है। इधर मेरे भी घर की हालत देख रहे हो, कहाँ से क्या करूँ दादा ठाकुर। हजारी ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा, जैसे कुसुम के बारे में उसका सारा आग्रह खत्म हो गया हो।
घर लौटते हुए हजारी ने सोचा कि राना घाट उसे जाना ही पड़ेगा। कुसुम की बीमारी की बात सुनकर वह चुप नहीं बैठा रह सकता। कल ही वह राना घाट जाएगा। रास्ते में अतसी के पिता हरिचरण बाबू से मुलाकात हुई। वे हाथ में मोटी लाठी लेकर टहलने निकले थे। हजारी को देखकर बोले, ओ हजारी, कहाँ से आ रहे हो? अब चलो मेरे साथ चाय पीना। हजारी को बैठक खाने में बैठाकर हरि बाबू ने कहा, बैठो, मैं अंदर से आ रहा हूँ। उसके बाद दोनों एक साथ चाय पियेंगे। जब तक घर पर हो जरा आते जाते रहा करो। यहाँ तो कोई आता ही नहीं, अकेले बैठे बैठे समय नहीं कटता। रुको, आ रहा हूँ। हरि बाबू के अंदर जाने के बाद अतसी एक रकाबी में कई पूरियाँ, बैगन भाजा और थोड़ा सा गुड़ ले आई। टेबल पर हजारी के सामने रकाबी रखकर बोली, आप तब तक खाइए काका बाबू, मैं चाय लिए आती हूँ। हजारी ने कहा, पहले बाबू साहब को आने दो। बाबा तो नाश्ता नहीं करेंगे, वे सिर्फ चाय पियेंगे। तब तक आप नाश्ता कर लीजिए, चाय उनके साथ ही दे दूंगी। अतसी गई नहीं। इसके बाद पास ही खड़ी रही। हजारी को थोड़ी घबराहट होने लगी। कहने की कोई बात ही ना सूझी। टेम्पी आज नहीं आई? नहीं, इस वक्त तो नहीं आई। और कोई बात ना सूझने पर हजारी चुपचाप खाने लगा। खाते खाते एक बार आंखें उठाकर देखा, अतसी टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रही है। अतसी सुंदर लड़की है और टेम्पी की सखी होने पर भी उम्र में उससे 4-5 वर्ष बड़ी है। इस उम्र में सुंदर लड़की के साथ अकेले कमरे में थोड़ी देर बिताने का अनुभव हजारी को नहीं है। इससे उसे घबराहट मालूम होने लगी। अतसी ने अचानक कहा, काका बाबू, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? नाराज? वो किस लिए बेटा? सवेरे की बातें लेकर। नहीं नहीं, उसमें मेरे नाराज होने की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही। नहीं, सुनिए काका बाबू, उसके बाद मैंने सोचा कि आप मेरे रुपए ले लेते तो बड़ा अच्छा करते। जानते हैं, भैया के मरने के बाद मैं अक्सर ही सोचा करती कि भैया जीते रहते तो बाबा की जायदाद मुझे ना मिलती, लेकिन अब मिलेगी। लेकिन भगवान जानते हैं काका बाबू, मैं जायदाद का एक भी पैसा नहीं चाहती। भैया जायदाद का इस्तेमाल करते तो करते, नहीं तो बाबा जायदाद का जो चाहे सो करें, उड़ा पुड़ा दें या दान दें। लेकिन मेरे मन में यह बात ना आने पाई कि भैया के रहने पर यह जायदाद मैं ना पाती, भैया ही पाता। जायदाद के लिए जिसे मैं किसी दिन, मेरे अपने हाथ में जो कुछ है मैं भी उसे उड़ा दूंगी। और अतसी की आंखों में आंसू छलछलाए। वह चुप हो गई। हजारी धीरज दिलाता सा बोला, नहीं बेटी, ये सब बातें मत सोचो। अपने माँ बाप को तुम ही संभाल कर रखोगी। तुम ही तो उनका एकमात्र बंधन हो। तुम ऐसी हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? छी बेटी। हजारी अवाक हो गया। उसने जरा सी लड़की, लेकिन इसका मन कितना ऊंचा है। बड़ा खानदान इसी को कहते हैं। यह क्या बेचू के होटल की पद्दोमेरी है? हजारी ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे रुपए देने की झक तुम पर क्यों सवार हुई बताओ तो? तुम औरत जात अगर अच्छी होती तो बहुत ही अच्छी होती हो, और बुरी होती हो तो उतनी ही बुरी। तुम मेरा विश्वास करती हो बेटी? आप ही देखिए ना करती तो आपको रुपए देना चाहती? अपने बाबा को बताए बिना? बाबा को बताने पर वे नहीं देंगे। इधर मेरे रुपए पड़े हुए हैं, भला क्या होगा? आपके घर में तकलीफ मैं जानती हूँ। टेम्पी की शादी करनी होगी, कहाँ आपको रुपया मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा? आपके रांधने की जितनी शोहरत है, आपका होटल खूब चलेगा। 6 बरस के अंदर आप मेरे रुपए मुझे वापस दे दीजिएगा।